जैसे समर सीजन के बाद रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन के बाद विंटर सीजन आता है और विंटर के बाद फिर समर सीजन आता है, यानी सीजन चेंज होता रहता है। इसी तरह बिजनेस साइकिल डिफरेंट फेजेस पे चलती है। जैसे हम अगर बात करें, पहले एक्सपेंशन फेज होता है जहां पे कंपनियों में ग्रोथ देखने को मिलता है और इसी दौरान कंपनियों में ज्यादा प्रॉफिट होता है, कंपनियों में ज्यादा एक्सपेंशन देखने को मिलता है। और इसी तरह ऐसी एक पॉइंट आता है जहां पे कंपनी का पिक पे पहुंचता है, ग्रोथ पीक में पहुंचता है, उसको पीक फेज बोला जाता है और वहां ग्रोथ में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलता है, यानी वहां रुक जाता है जाके ग्रोथ। फिर वहां से डिप्रेशन फेज आता है जहां पे कंपनियों का बिजनेस कम हो जाता है, अर्निंग घट जाता है, इस हिसाब से प्रॉफिट भी कम हो जाता है, उसको बोला जाता है कंट्रैक्शन फेज, जहां पे कंपनियों का मार्जिन में गिरावट आने लगता है। और चौथा फेज आता है जिसको बोलते हैं स्लम्प फेज, जहां पे कंपनियों का ग्रोथ एक लोअर लेवल पे पहुंच जाता है और वहां पे एक स्टेबिलिटी देखने को मिलता है, ये लोअर लेवल पे, उसको बोलते हैं स्लम्प फेज। इसी तरह चार फेजेस पे बिजनेस चलती है। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे ऐसे ही एक फंड के बारे में, यानी आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड अपना एनएफओ लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है आदित्य बिरला बिजनेस साइकिल फंड। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानकारी लेंगे। हेलो दोस्तों, मैं निगमानंद साहू स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आदित्य बिरला बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरे वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और साथ ही साथ अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें और आपका फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। तो बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड में अपना एनएफओ लॉन्च किया है आदित्य बिरला बिजनेस साइकिल फंड के नाम पर, जो कि 15 नवंबर को ओपन हुआ है और ये 29 नवंबर तक चलने वाला है। तो आइए इसको एक इलस्ट्रेशन के तौर पे, यानी एग्जांपल के तौर पे समझते हैं बिजनेस साइकिल फंड कैसे चलता है। हम अगर एग्जांपल के तौर पे फार्मा सेक्टर का एग्जांपल लें, अगर 2012 में जनवरी के महीने में अगर देखें, फार्मा स्टॉक में तेजी आने लगा है, तेजी आने लगा था और वहां से स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ग्रोथ देखने को मिला था, जो कि यूएस अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट देखने को मिला था। इसीलिए फार्मा स्टॉक में तेजी आने लगा था, यानी कंपनियों में ग्रोथ देखने को मिला था। और जन 2015 आते तक कंपनियों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिला था। हम अगर रिटर्न परसेंटेज की बात करें, इसी दौरान निफ्टी ने 87% का रिटर्न दिया था, जबकि फार्मा सेक्टर ने दिया था 202% का रिटर्न दिया था। और ये जो फेज होता है ये होता है एक्सपेंशन फेज। एक्सपेंशन में इसके बाद ये जनवरी 2015 में पिक फेज पर पहुंचा था, यानी जहां पे इसमें मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिला था फार्मा कंपनियों में। उसके बाद जो तीसरा फेज आता है कंट्रैक्शन फेज आया था, वहां पे वीकनेस देखने को मिला था कंपनियों के ग्रोथ में देखने को मिला था, क्योंकि वीक प्राइसिंग यूएस का जेनरिक मार्केट में वीक प्राइसिंग के चलते कंपनियों में कंट्रैक्शन देखने को मिला था, यानी कंपनियों में ग्रोथ का घट गया था कंपनियों का ग्रोथ में। अगर हम देखें, इसी दौरान यूएसएफडीए ने अपना इंस्पेक्शन भी किया था, इसके चलते कंपनियों में डी ग्रोथ देखने को मिला था। अगर हम देखें इसी फेज में जनवरी 2015 से जनवरी 2020 तक ये 5 साल में कंपनियों में डी ग्रोथ देखने को मिला था। अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी ने निफ्टी ने 12% का नेगेटिव रिटर्न दिया था, जबकि फार्मा कंपनियों ने, यानी फार्मा सेक्टर की अगर बात करें, 53% का नेगेटिव रिटर्न दिया था इसी दौरान। अगर हम जनवरी 2020 से आज तक अगर हम देखें, फार्मा कंपनियों में काफी तेजी देखने को मिला है। अगर टिल डेट अगर देखें कंपनियों का, जो निफ्टी की अगर बात करें, 123% का रिटर्न दिया है और फार्मा कंपनियों का, यानी फार्मा सेक्टर ने 123% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी ने 128% का रिटर्न दिया है। अगर ये कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इसीलिए आया है कि कोविड रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज आया है फार्मा कंपनियों के लिए, उसी के चलते कंपनियों का ग्रोथ देखने को मिला है। तो इसी तरह ये फार्मा कंपनी का ये एग्जांपल के तौर पे हमें ये समझ में आ गया कि बिजनेस साइकिल डिफरेंट फेजेस पे चलती है, यानी डिफरेंट स्टेजेस पे चलती है, जैसे कि ग्रोथ फेज, एक्सपेंशन फेज, उसके बाद पिक पे आता है, फिर उसके बाद कंट्रैक्शन फेज आता है, फिर लोअर लेवल पे ये स्टेबल होता है, उसको बोलते हैं स्लम्प फेज। इसी तरह 4 फेजेस पे बिजनेस चलती है। तो आइए जानते हैं आदित्य बिरला बिजनेस साइकिल का डिटेल जानते हैं। जैसे कि एक ओपन एंडेड स्कीम होने वाला है, इक्विटी स्कीम होने वाला है, फॉलोइंग बिजनेस साइकिल बेस्ड इन्वेस्टिंग थीम ये होने वाला है। और इसका पोर्टफोलियो की बात करें,
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करने वाला है अक्रॉस सेक्टर, अक्रॉस मार्केट कैप ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अगर सुटेबिलिटी की बात करें, लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर्स जो हाई रिस्क एपेटाइट जिनका है, यानी जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। ये होराइजन एटलीस्ट 5 साल या उससे ऊपर होना चाहिए इस इन्वेस्टमेंट में। अगर इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करें, कंपनी पहले जो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करेगा, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखेगा, हेल्प्स करेगा, जहां पे अपॉर्चुनिटी दिखाए, जहां पे बिजनेस साइकिल अपॉर्चुनिटी दिखेगा वहां पे इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अगर सेकेंड फेज पे आते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट अप्रोच का सेकेंड फेज पे आते हैं, जहां पे सेक्टर में ये सिलेक्शन करेगा, कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा वो डिसाइड करेगा बिजनेस साइकिल का कौन सा स्टेजेस पे चल रहा है, आइडेंटिफाई करने वाला है कि कौन सा स्टेज पे चल रहा है बिजनेस साइकिल। उसके बाद ये डाउन जाने के बाद ये सिक्योरिटी, स्पेसिफिक सिक्योरिटी को ये सिलेक्शन करेगा। जो लीडर्स होते हैं पर्टिकुलर सेक्टर में, जो लीडर्स होंगे उनमें ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें फार्मा सेक्टर में, जैसे डॉक्टर रेड्डी हो, ऐसी बड़ी कंपनियों में जो लीडर्स होंगे उस सेक्टर में, उसमें ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अगर इन्वेस्टमेंट फिलोसफी की बात करें, ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करने वाला है, यानी आइडेंटिफाई करने वाला है जो कंपनियां होंगे जो बिजनेस साइकिल स्टेजेस पे होंगे, असर्टन करेगा कि बिजनेस साइकिल फंड का कौन सा स्टेज पे चल रहा है, फिर उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और इसमें पोर्टफोलियो जो है बाइफर्केट होने वाला है, यानी कंपनियों में डिस्टिंग्विश करने वाला है कि कंपनी कौन सा डिफेंसिव स्टॉक्स है और कौन सा नॉन डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं। अगर हम डिफेंसिव स्टॉक की बात करें, जो कंपनियां मार्केट स्लम में, यानी मार्केट गिरावट में जो स्टेबल रिटर्न देते हैं, उनको हम स्टेबल यानी डिफेंसिव स्टॉक बोलते हैं। और बिजनेस साइकिल में इन कंपनियों में कोई गिरावट नहीं आती, यानी ये बिजनेस साइकिल में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, यानी एक स्टेबिलिटी देते हैं पोर्टफोलियो को। अगर दूसरा बात करें नॉन डिफेंसिव स्टॉक्स की अगर बात करें, ये बिजनेस साइकिल के साथ ही साथ चलते हैं, यानी बिजनेस साइकिल में अगर गिरावट आता है, यानी अगर स्लम फेज में ये सारे स्टॉक गिर जाते हैं, सारे सेक्टर नीचे आ जाते हैं। तो इसीलिए ये 2 कैटेगरी के स्टॉक चुना जाएगा, फिर उसके बाद सिलेक्शन किया जाएगा कौन सा कैटेगरी के स्टॉक में, यानी कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अगर डिफेंसिव सेक्टर की बात करें, डिफेंसिव सेक्टर में जैसे एफएमसीजी, यूटिलिटीज, उसके अलावा जैसे हेल्थ केयर सेक्टर हो, टेलीकॉम हो और आईटी सॉफ्टवेयर जैसे सेक्टर डिफेंसिव सेक्टर के अंदर आते हैं। अगर नॉन डिफेंसिव सेक्टर की बात करें, जैसे मेटल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सीमेंट हो, फाइनेंशियल्स हो, कैपिटल गुड्स हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, ये कंपनियां जो नॉन डिफेंसिव सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। आइए इस फंड का फीचर्स एंड एसेट एलोकेशन देखते हैं। जैसे कि ये इसका फंड मैनेजर मिस्टर विनीत मालू है, और मिस्टर नितेश जैन है, और मिस्टर विनोद भट्ट, यानी 3 फंड मैनेजर इसमें है। और इसका स्कीम्स टाइप की बात करें, ये ओपन एंडेड स्कीम होने वाला है, जो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जो बिजनेस साइकिल थीम को फॉलो करते हैं। अगर इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें, प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिशिएशन, यानी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिशिएशन देखने को मिलेगा। प्रिडोमिनेटली इन्वेस्टमेंट करने वाला इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में, इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में, विद फोकस ऑन राइडिंग बिजनेस साइकिल थीम, जो बिजनेस साइकिल थीम को राइड करने वाले हैं, बिजनेस साइकिल थीम को फॉलो करने वाले हैं जो स्टॉक, उसमें ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। कौन सा एलोकेशन होने वाला है, इसमें डायनेमिक एसेट एलोकेशन इसमें देखने को मिलेगा, जो डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जो बिजनेस साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस पे चलते होंगे, नहीं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल पे ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और स्कीम इसमें कोई गारंटी नहीं है या इंडिकेटिव रिटर्न नहीं है। इसमें बेंचमार्क की अगर बात करें, S&P 500 ट्राई, इसका S&P BSE 500 ट्राई इसका बेंचमार्क होने वाला है। एसेट एलोकेशन की अगर बात करें, इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जो बेस्ट होंगे, यानी बेसिस ऑफ बिजनेस साइकिल में ये 80 to 100% इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अदर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ये 0 to 20% इन्वेस्टमेंट करने वाला है, और 0 to 20% डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्टमेंट करने वाला है, और 0 to 10% तक ये रीट्स और इन्वेस्टमेंट यूनिट्स ऑफ रीट्स और इनबिट्स में ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इसमें दोनों प्लान्स देखने को मिलेगा, रेगुलर एंड डायरेक्ट दोनों प्लान्स देखने को मिलेगा। और इसकी बात करें एंट्री और एग्जिट लोड की बात करें, इसमें एंट्री लोड 0 है। अगर एग्जिट लोड की बात करें, आप अगर इसमें स्विच या रिडीम करते हैं 365 डेज से पहले, यानी 365 दिन से पहले अगर स्विच या रिडीम करते हैं, तो आपको 1% का
एग्जिट लोड लगने वाला है। और ये एनएफओ जो है 15 नवंबर को ओपन हुआ है और ये क्लोज होने वाला है 29 नवंबर को क्लोज होने वाला है। तो आइए जानते हैं, आखिर में जानते हैं इसका रिस्क फैक्टर क्या है एंड सुइटेबिलिटी देख लेते हैं। जैसे ये सुइटेबल है, जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। और ये जो इन्वेस्टिंग करने वाला है इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में फोकस, जो बिजनेस साइकिल को फॉलो करते हैं, जो सिक्योरिटीज बिजनेस साइकिल के फॉलो करते हैं, जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन के तहत ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, जहां पे ऑल सारे सेक्टर में सारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। डिपेंडिंग अपन बिजनेस साइकिल थीम के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो ये डिटेल है वीडियो आदित्य बिरला बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।